नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज मैं आपके सामने बहराइच हिंसा पर कुछ चर्चा करने के लिए आया हूं। आज इस मामले में एक सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई थी। एक याचिका जो दायर की गई है उस पर खास तौर पर यह सुनवाई उस मामले में थी जिसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी सितंबर महीने में ही कुछ दिशा निर्देश जारी कर चुका है। बावजूद इसके बहराइच हिंसा मामले में 23 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी की गई है। उनके ऊपर अतिक्रमण का आरोप है और उनकी संपत्ति को बुलडोज करने के संबंध में उन्हें नोटिस तामील की गई है, नोटिस चस्पा की गई है। इस मामले में माने कि बहराइच हिंसा मामले में आरोपियों के खिलाफ जो बुलडोज करने की कार्रवाई की जा रही थी, उसकी जो नोटिस दी गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। यूपी सरकार की तरफ से यह जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी गई। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बुधवार को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता आरोपियों की ओर से यह मामला सुनवाई के लिए उठाया गया। इस पर यूपी सरकार की ओर से यह दलील दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए बुधवार की तारीख मुकर्रर कर दी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी जो बुलडोजर कार्रवाई है, नोटिस है, उसके खिलाफ बहराइच सांप्रदायिक हिंसा मामले के 3 आरोपियों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल यानी कि बुधवार को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता CU सिंह ने जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच के सामने मामले का उल्लेख किया और इस मामले में त्वरित सुनवाई की अपील की। याची के वकील ने कहा कि यह उन 3 व्यक्तियों की याचिका है जिन्हें डेमोलिशन संबंधी नोटिस जारी किए गए हैं। राज्य सरकार ने नोटिस का जवाब देने के लिए केवल 3 दिन का समय दिया है। नोटिस 17 अक्टूबर को जारी की गई और 18 की शाम को चिपकाए गए। याचिका में कार्रवाई से प्रोटेक्शन की मांग की गई है। गौर बता दें कि पिछले हफ्ते बहराइच में सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी और इसे देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने डिमोलिशन की कार्रवाई के तहत कई लोगों को नोटिस जारी किया, जिनके नाम आरोपी के तौर पर दर्ज हैं। प्रशासन का आरोप है कि उनके कंस्ट्रक्शन अवैध हैं। इनमें से 3 ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट की इसी बेंच ने, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की इसी बेंच ने बुलडोजर एक्शन मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई आरोपी है या फिर दोषी है, सिर्फ यह डेमोलिशन का आधार नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ कहना था कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है और हम संपत्ति के गिराने के मामले में, ध्वस्तीकरण के मामले में सभी नागरिकों के लिए एक गाइडलाइन जारी करेंगे। यह गाइडलाइन देश भर में लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो दिशा निर्देश जारी किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्थानीय कानून के तहत अवैध निर्माण हटाए जाएं, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल न हो, साथ ही प्रक्रिया का सही ढंग से पालन हो। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। इसी बीच जब बहराइच का मामला उठा, तब शीर्ष अदालत ने चेतावनी भरे लहजे में टिप्पणी की कि अगर राज्य शासन प्रशासन आदेश का उल्लंघन कर कार्रवाई करना चाहता है तो वह अपने रिस्क पर यह कर सकता करे, यह उनकी अपनी पसंद है। जस्टिस गवई ने कहा कि वह बुधवार को मामले की सुनवाई करेंगे। इस दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि बुधवार तक कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा।
बता दें कि यूपी के महाराजगंज में एक पूजा स्थल के बाहर तेज आवाज में डीजे पर संगीत बजाने को लेकर अंतर धार्मिक विवाद में गोली चलने से राम गोपाल मिश्रा की पिछले रविवार को मौत हो गई थी। इस घटना में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई और उसके बाद जो कुछ भी हुआ और अब तक जो चल रहा है उस पर थोड़ा सा और प्रकाश डालेंगे। हमारे साथ बने रहिए। जब बहराइच की घटना का जिक्र हुआ तो उसमें कुछ खुलासा और भी हुए हैं, कुछ और भी खुलासे हुए हैं। उसके बारे में मैं आपको तस्दीक से बताने की कोशिश करूंगा। खास तौर पर इस पूरे मामले में दैनिक भास्कर की टीम ने जो खोजी पत्रकारिता करते हुए, जो निर्भीक पत्रकारिता करते हुए जो तथ्य सामने ले आए हैं वो काफी रोचक हैं, काफी सनसनीखेज हैं, संवेदनशील भी हैं। आपको बता दें कि भास्कर की टीम 5 दिनों तक महाराजगंज और आसपास के क्षेत्रों में घूमी और उसके बाद उन लोगों ने, उन रिपोर्टर्स ने कुछ उन युवाओं के साथ मुलाकात की और काफी मशक्कत के बाद उनसे बहुत कुछ ऐसा उगलवाया जो सरकार की गले की फांस बन सकता है, उत्तर प्रदेश शासन के गले की फांस बन गया है। इसमें आपको बता दें कि वो महाराजगंज से 5 किलोमीटर करीब दूर बिडवा गांव में एक पगडंडी पर मुलाकात होती है भास्कर की रिपोर्टर्स की उन 2 युवाओं से, जिससे वो बहराइच हिंसा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। काफी ना नुकुर के बाद वो दोनों कुछ खुलने लगे और उन्होंने जो बताया उसके अनुसार 14 अक्टूबर को जो उन युवकों ने भास्कर के रिपोर्टर्स को बताया कि हम लोग महाराजगंज में थे, वहां गाड़ियां जल गई, दुकानें जल गई, कई महंगी महंगी गाड़ियां फूंक दी गई, कई बंदे एक साथ गए थे। जरूरी नहीं कि हम ही फूकेंगे, जिसका नंबर आ जाएगा वही फूंक देगा। दूसरा युवक उसने बताया कि कुछ लोगों ने गद्दारी कर दी, नहीं तो पूरा महाराजगंज खत्म हो जाता। पुलिस वालों ने टाइम दिया था 2 घंटे। इस पर पहले युवक ने कहा कि तभी तो सारे पुलिस वाले भी हट गए थे। आप सोच सकते हैं कि इन दोनों युवकों ने जो बयान दिया है वो उत्तर प्रदेश शासन के लिए, प्रशासन के लिए, सरकार के लिए गले की फांस बन सकता है। ये मामला कोर्ट में पहुंच चुका है। ये मामला कितना भयानक है और किस ढंग से क्या कुछ हुआ और जो कुछ चीजें मीडिया में आई, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, मैं किसी का नाम का उल्लेख नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जो चीजें परोसी गई पब्लिक के सामने उससे कुछ एकदम अलग वहां कुछ घटित हुआ। आपको बता दें कि 14 अक्टूबर जिस दिन राम गोपाल मिश्रा की शव यात्रा निकाली गई थी, आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग उसमें शामिल हुए थे। इस दौरान महाराजगंज में विशेष वर्ग के घरों और दुकानों पर धावा बोल दिया गया। यहीं पर एक बाइक एजेंसी में आग लगा दी गई, उसमें 25 से 30 गाड़ियां जलकर राख हो गई। ये एजेंसी एक पंडित जी के नाम से दर्ज है, लेकिन पैसा एक सिराज नामक व्यक्ति का लगा है।
वो एजेंसी फूंकी गई। इसके पहले फूंकने वालों को ये सारी जानकारी थी कि ये दुकान, ये एजेंसी, ये शोरूम किसका है और उसमें किसका पैसा लगा है। मामला सिर्फ इतना ही नहीं है, आपको बहुत कुछ अभी आगे बताना है। आपको बता दें कि इसी मामले में, अब इस मामले में भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह की बातचीत सुन लीजिए, जिन्होंने बाकायदे इस घटनाक्रम को लेकर के एफआईआर दर्ज कराई है। उनका कहना है कि महसी पुलिस चौकी की पूरी जिम्मेदारी है, वही सिपाही से हेड मुहर्रिर हो गए और फिर दरोगा हो गए। पूरी जिम्मेदारी थाना प्रभारी और सीओ की है। थाने से 500 मीटर दूर हंगामा होता है, इन्हें पता ही नहीं चलता। हमने हटाने के लिए शिकायत भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की है। घटना शुरू हुई जिसमें विसर्जन में आचार्य संदीप का गाना बज रहा था, उसमें पाकिस्तान मुर्दाबाद की बात कही जा रही थी। क्या पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाना गलत है? पाकिस्तानियों को ही आपत्ति हो सकती है। डीजे की लीड निकाल ली गई थी। इंस्पेक्टर खड़े थे, चौकी इंचार्ज खड़े थे, उनको लेकर थाने बैठा लेते जो लोग इसमें शामिल थे, जो लोग गाना, नाराबाजी वो सब कुछ कर रहे थे, उनकी बात कर रहे हो, उनको ले जाकर थाने बैठा लेते तो बात आगे नहीं बढ़ती। वहीं इस क्षेत्र के पूर्व विधायक और सपा नेता के ओझा, जो कि महसी विधानसभा से बसपा के विधायक रह चुके हैं, 2022 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, उनका कहना था कि लड़का उनकी छत पर चढ़कर झंडा फाड़ रहा था, जिसके बाद उसकी हत्या हो गई। यह केवल एक घटना थी। रात 12 बजे उनका शव जिला अस्पताल में था। भीड़ इकट्ठी हो रही थी। इस बीच जनता ने विधायक सुरेश्वर सिंह को खदेड़ दिया। जब उन्होंने देखा मेरा विरोध हो रहा है तो वह दंगाइयों के साथ हो गए। उसके बाद कुछ गांव में ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया। 2-2 किलोमीटर पर आग लगाई गई। अब आगे आपको कुछ और बता। इस पूरे घटनाक्रम में एक रोचक मोड़ भी आया उस वक्त जब बीजेपी के विधायक जो हैं, उन्होंने बीजेपी नेता अर्पित श्रीवास्तव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। उन्होंने कहा कि जब हम लोग शव को लेकर मार्चुरी जाने लगे थे, तभी कुछ उपद्रवी, जिनमें अर्पित श्रीवास्तव, अनुज सिंह रैकवार, शुभम मिश्रा, कश्मेंद्र चौधरी, मनीष चंद शुक्ला, पुंडरीक पांडे, सुधांशु सिंह राणा सहित सैकड़ों लोगों के साथ मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। गाली गलौज करते हुए जान से मारने की नीयत से हमारे ऊपर पत्थर फेंके। वहीं हालांकि इस मामले में अर्पित श्रीवास्तव ने बीजेपी के विधायक, अपने विधायक पर ही झूठा मुकदमा दर्ज कराने का आरोप लगाया है। आपको यह भी बता दें कि उधर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को लेकर के भाजपा नेत्री नूपुर शर्मा ने राम गोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर के जो बयान दिया था, उस पर अपनी माफी मांगी है। उन्होंने कहा था कि बुलंदशहर के एक कार्यक्रम में राम गोपाल को 35 गोलियां मारी गई, पेट फाड़ दिया गया। ये रिपोर्ट जब उन्होंने माफी मांगी तो उसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो मीडिया में दिखाया गया उसी के आधार पर उन्होंने अपना बयान जारी किया था।
अब ये मीडिया कौन है? इस पूरे घटनाक्रम में प्रशासनिक फेल्योर या साजिश एक राजनीतिक दल द्वारा, सत्ताधारी दल द्वारा, उसके संरक्षण में, क्या ऐसा भी कुछ है? घटनाक्रम जो बता रहे हैं और इसको लेकर के जो सियासत गरमा रही है, ये बहुत ही चिंतनीय है, बहुत ही गंभीर मसला है। माने वो विधायक बताते हैं, उन्होंने जो एफआईआर दर्ज कराया है उसके अनुसार वो बताते हैं कि वो भीड़ जब वहां पहुंची, उन लोगों ने पथराव किए, एम्बुलेंस तोड़-फोड़ दिए, गोली चलाई, जिसमें उनका बेटा अखंड प्रताप सिंह हताहत हो सकता था, जान जा सकती थी। घटना के वक्त वहां की जिलाधिकारी भी वहां मौजूद थी, उनके साथ कोई हादसा हो सकता था, खुद विधायक के साथ कोई हादसा हो सकता था। और इसमें बाकायदे उन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष का नाम लिया है, अर्पित श्रीवास्तव का। ये अर्पित श्रीवास्तव झूठा आरोप बता रहे हैं। ये क्या उन दोनों के आपस का कुछ खेल है? खेल चाहे जो भी हो, लेकिन बहुत कुछ इस प्रदेश में जो कुछ घट रहा है उस पर से काफी कुछ पर्दा हटता हुआ भी नजर आ रहा है। हालांकि अभी तफ्तीश जारी है, क्या कुछ सामने आएगा वो एक अलग चीज है। लेकिन बीजेपी विधायक के बयान को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने सीधे सीधे सत्ता के ऊपर, ये उत्तर प्रदेश की हुकूमत के ऊपर आरोप लगाया है कि बीजेपी के लोग ही किस तरह से हिंसा भड़काने का काम कर रहे हैं, हिंसा की राजनीति कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर के कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये साजिश बहुत गहरी है। और ऐन चुनाव के ठीक पहले, उपचुनाव के ठीक पहले इस तरह की जो घटना वहां हुई है, साजिश मैं इसीलिए कह रहा हूं कि उधर महाराष्ट्र में, मुंबई में एक हत्या हो जाती है दशहरे के दिन। इधर उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी घटना हो जाती है। लेकिन भाजपा विधायक ने जो बयान दिया, जो एफआईआर दर्ज कराई है, उसके तहत अगर उस दिन अगर कुछ ऐसा घटता है जिसकी कोशिश पूरी की गई थी, तो केवल उत्तर बहराइच नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश और पूरे देश में बहुत कुछ हो जाता। आज बीजेपी के विधायक ये बताने के लिए है कि क्या कुछ हुआ, और अगर उन्होंने जो एफआईआर दर्ज कराई उसमें जो नाम लिखवाए हैं आरोपियों के,
उससे इतर अगर अलग मजहब के लोग होते तो क्या स्थिति होती इस देश में? मीडिया क्या कुछ कर जाता, कहां तक पहुंचा देता। मीडिया ने गोपाल मिश्रा की मौत के बाद जो कुछ भी दिखाया पब्लिक को, कितने राउंड गोलियां चली, उनके पेट फाड़ दिए गए, नाखून नोच लिए गए। हालांकि इस बात को लेकर के पुलिस प्रशासन ने, बहराइच पुलिस प्रशासन ने इसका खंडन किया है, लेकिन वो सारी चीजें सामने नहीं आई, उन्हें दबाया गया। इसके पीछे इसी से ये लगता है कि ये पूरी की पूरी साजिश कुछ और करने की थी। इस घटना को एक नया मोड़ देने की कोशिश थी। नया मोड़ तो नहीं कहा जाएगा, इसलिए कि इस तरह की वारदात आज ये कोई नई घटना नहीं है। दशकों से इस तरह की वारदातें होती आ रही हैं। बावजूद इसके इस पर आज तक कोई अंकुश नहीं लग पाया। और अब आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के एक वरिष्ठ मंत्री एक यात्रा निकालने जा रहे हैं बिहार में, और वो भी उन्हीं इलाकों से होकर के यात्रा जाएगी जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं। सोच सकते हैं कि इसके पीछे क्या साजिश होगी, क्या दिमाग होगा, क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। इस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन आज बस इतना ही। इजाजत दें। नमस्कार। अजय चतुर्वेदी।